वंदे मातरम साथियों। आज एक और हाई कोर्ट जो है, आज मतलब कुछ दिन पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी एक बहुत बढ़िया एक जजमेंट निकाला है। ज़बरदस्ती वैक्सीन जो किया जा रहा था, तो मेघालय हाई कोर्ट के बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही अद्भुत, एक उससे भी बेहतर दलीलों के साथ जो है जजमेंट दिया गया है। तो मुझे उसका हिंदी अनुवाद करके मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता था। तो उसके ऊपर कुछ दिन अध्ययन करने के बाद कुछ उसके जो मुख्य बिंदु हैं, बाकी बिंदु तो आप मेघालय हाई कोर्ट वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो पे को देखकर आप निर्णय ले लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं हमारे देश के, इनकी जो हाई कोर्ट है और उनके जो पेटिशनर हैं जो उसको उसके अंदर केस लगा रहे हैं, किस प्रकार वो बहुत ही एक बुद्धिजीवी के तरह जो है एक निर्णय सुनाया जा रहा है, जो बाकी के देश की जो हाई कोर्ट्स हैं उनके द्वारा ऐसे निर्णय नहीं आ रहे। ये बहुत एक सुखद बात है कि वहाँ के लोग निडर होकर जो हैं, वहाँ के जो जज हैं वो निडर होकर इस प्रकार के निर्णय दे रहे हैं। तो वो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप सभी जो हैं उसको ज़रूर पढ़िए। मेघालय वाला जो मैंने जो ट्रांसलेशन किया था हिंदी में, उसे सुनने के बाद तो मुख्य रूप से वो सारी बातें भी इस जजमेंट में हैं, लेकिन कुछ नई बातें बड़ी अच्छी निकल के आई हैं जिसको मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। तो ये 2 जुलाई का जजमेंट है गुवाहाटी हाई कोर्ट का, जिसमें जजों ने जो है ऐसे बढ़िया निर्णय दिए हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूँ आपको कि आप सभी जितने भी सब लोग हैं जिनके पास कोई भी ये बात शुरू करने से पहले जो अवेकन इंडिया मूवमेंट की हमारी टीम है, उन्होंने लेटर टू अथॉरिटीज करके एक डॉक्यूमेंट बनाया है। वो डॉक्यूमेंट आप हमारे पास मेल करने से पहले, यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती कर रहा है, सरकारी प्राइवेट किसी भी प्रकार से, आप जब खुद हिम्मत दिखाएंगे तो हम लोग भी आपका साथ देंगे। तो सबसे पहला जो है आपको जो काम करना है वो ये कि आप सभी उस लेटर टू अथॉरिटी को प्रिंट आउट लेकर, उसको 39 पेज का अपडेट कर दिया है हमने। उसका लिंक भी मैं फिर से दे दूंगा, पहले भी कई बार दे चुका हूं। वो लिंक मैं आपको दूंगा, उसको डाउनलोड करिए और जहां भी देना है वहां देकर उनसे उत्तर मांगिए। और यदि फिर भी वो लोग कुछ नहीं करते हैं, मतलब वो जबरदस्ती करते हैं, तो उनको लीगल नोटिस भेजने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं हमारी टीम की तरफ से। तो जो इंडियन बार एसोसिएशन है उन सबके द्वारा जो है ये इन सबको भेजा जा रहा है। अभी टीसीएस को भी हमने, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, उसको भी गया है नोटिस। अभी इंडियन रेलवेज को भी जाने वाला है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है उसने अपना वैक्सीनेशन जबरदस्ती करवाने का निर्णय वापस ले लिया है। टीसीएस भी ऐसा कर चुका है। तो ये आप जो लोगों को जब एक सही प्रकार से हम डेटा प्रेजेंट करते हैं तो वो सभी जो है झुकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो ये काम हो रहा है वो इलीगल काम हो रहा है, भारतीय संविधान के बिल्कुल विरुद्ध काम हो रहा है। तो ये आप सबको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं जो ये लेटर टू अथॉरिटीज है इसका लिंक मैं फिर से दे दूंगा। तो ये जो मेघालय हाईकोर्ट, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट का जो निर्णय है, मैं उसके कुछ पॉइंट से अवगत कराना चाहता हूं जो बहुत ही बढ़िया वो दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो इनका एडवोकेट, एडिशनल एडवोकेट जनरल है, उसने इसके दलील में क्या दलील प्रश्न किए। जो पहला तो आप मेघालय वाला काफी सारा है, इसमें 7वां पॉइंट है, उसमें उन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरी, जो सरकार की तरफ से क्या रिप्लाई आया कि हमने जो जबरदस्ती जो कर रहे हैं, ये हम जो रेस्ट्रिक्शंस है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो मैंने पहले भी कुछ वीडियो पहले बताया था, वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का वीडियो भी आप देख लीजिएगा, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा आपको। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के हिसाब से हम जो है फंडामेंटल राइट्स, अगर सिटीजन के कुछ जो है यदि इस डिजास्टर को मिटिगेट करने के लिए, यानी रोकने के लिए यदि हम कर रहे हैं, तो कुछ फंडामेंटल राइट भी अगर उससे हनन हो रहा है तो वो लार्जर इंटरेस्ट में हम लोग जो है ये उस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर हम ये रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस क्या लग रही थी, वही जो आपको दिख रहा है कि आप दुकान नहीं खोल सकते, नौकरी पे नहीं जा सकते, गाड़ी नहीं चला सकते, रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। अभी केस तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं हमारे सामने कि अलवर का कोई व्यक्ति बता रहा था कि वैक्सीनेशन ना लगने की वजह से स्टाफ को तो 6,000 का किसी ने चालान काट दिया। ये पूरी तरह से इलीगल है। अगर आपका कोई ऐसा चालान काट रहा है वैक्सीन ना लगाने की वजह से, तो उसकी नौकरी खा जाएंगे हम लोग। अगर आप उसकी नौकरी
खत्म करा सकते हैं जिंदगी, वो आपके पैरों में गिरकर माफी मांगेगा, ऐसा काम हो सकता है। इसीलिए यदि आपको कोई चालान काटने की धमकी दे रहा है तो समझ जाइए कि वो आप जो गलती पे वो है, आप गलती पे नहीं हो। तो वैक्सीनेशन की वजह से चालान वगैरह कुछ भी मत भरिए, इनका कोई अधिकार नहीं है वैक्सीनेशन ना होने पर चालान काटने का। तो ये मुझे भी केस ध्यान आया तो मैंने आपको बता दिया। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि हम इस तरह से ये कर रहे हैं, और उन्होंने कहा एक बड़ी मतलब उनकी दलील देखिए, जो सरकार की तरफ से जो उनका एडिशनल एडवोकेट जनरल था, उसने ये कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो अरेंजमेंट कर रही है मास वैक्सीनेशन के लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर रहे हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट का भी एक जो शब्द यूज करते हैं, तो मैं इसके बारे में बता दूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जब करते हैं तो ये फ्री मतलब ये किसका पैसा है? ये जैसे किसी भेड़ की ऊन निकाल कर उसका आप कंबल बना के उसी भेड़ को फ्री में बांट दो, और फिर बोलो हमने तो तेरे को फ्री कंबल बांटा है, तो उस भेड़ को ये रियलाइज नहीं हो रहा कि ये मेरी ही ऊन से बना हुआ कंबल है। तो ये हमारे साथ भी है, हमारा पैसा, हम टैक्स पे करने वालों का पैसा, उसको ये फ्री में हमको देकर हम पर ही एहसान दिखाते कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि बड़े बड़े जो है पोस्टर जो है, यहाँ में आया हुआ था हिमाचल में, तो यहाँ पर मैंने बड़े बड़े पोस्टर देखे मैंने, जहाँ पर धन्यवाद, आपस में धन्यवाद वाला काम चल रहा है। ये देखिए ये किस तरह से कि मुफ्त, सबको मुफ्त वैक्सीन, ये देखिए ये बड़े बड़े पोस्टर जो हैं ये लगे हुए हैं सब जगह। ये क्या, ये दिखाना क्या चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान, मतलब ये मुफ्त किसका है? तुम्हारे घर से आया क्या? तुम्हारे विरासत में लिखा हुआ था ये पैसा क्या? तो जब ये कहते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट के लोगों को हम लगाना चाहते हैं वैक्सीन, और वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, तो हमारी जो कोविशील्ड वैक्सीनेशन का जो टारगेट है, तो 67% एलिजिबल लोगों को लग चुका है। तो हमारा टारगेट जो है वो 7,75,106 लोगों का है जो एलिजिबल हैं, उनको देने का है। तो वो टारगेट भी बता रहा है कि हमारे पास फ्री देने का ये टारगेट है। और इसके बाद ये कहता है कि हाँ, ये कहते हैं कि बड़े मतलब ज़्यादा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में जो है, जो लोगों की भलाई के लिए हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, तो इसीलिए। तो अब देखिए इसके बाद जज ने कितने बढ़िया इसके इनकी धज्जियां उड़ाई हैं एक तरह से, मैं यदि बोलूं कि क्या उत्तर दिया उन्होंने कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो आप रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, वो आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आपकी राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, ये सब जो है आपकी फ्रीडम जो है, उसका यदि हनन हो रहा है तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं मानी जाएंगी। वो जो प्रतिबंध लग रहे हैं वो रीजनेबल नहीं माने जाएंगे। और इसके बाद जो इन्होंने कहा कि जो आप वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड के बीच में जो भेदभाव चल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, ये आर्टिकल 14 जो है भारतीय संविधान का, उसका वायलेशन है, उसका उल्लंघन करता है। वो आगे भी ये कहता है कि रेस्ट्रिक्शन जो लगे हैं वैक्सीनेशन और अनवैक्सीनेटेड के बीच में, वो 3 जो क्लॉज ऊपर बताए इन्होंने, 3 जो एडवोकेट सरकार की तरफ से कोर्ट में जमा किया गया, कहते ये तीनों जो क्लॉज आपने बताए, तो ये तीनों की तीनों फंडामेंटल राइट जो है, मूलभूत सिद्धांत जो हैं जीवन के, जीविका कमाने के, ये उन सबको जो है वो उल्लंघन करता है। तो इसको या तो मॉडिफाई किया जाए या साइड किया जाए, ये क्लॉज हटाने पड़ेंगे आपको, ये साफ साफ इन्होंने लिखा है इसके अंदर। तो उसके अंदर एक और चीज इन्होंने लिखी कि ये आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड के बीच में जो भेद आप कर रहे हो, ये बड़ा अच्छा इन्होंने, एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, इन्होंने लिखा कि आपके एक क्लॉज 5 के अनुसार एसओपी जो 29 जून 2021 को आपने की, उसमें एक क्लॉज डाला है आपने कि बिना वैक्सीन लिया हुआ व्यक्ति, अनवैक्सीनेटेड जो पर्सन है, वो अपने घर से नहीं निकल सकता। वहीं वैक्सीनेटेड जो है व्यक्ति है, जिसको पहली डोज लग चुकी है, वो निकल सकता है। तो ये सबमिशन जो आपने दिया है, इसका मतलब ये क्लियरली शो कर रहा है कि 33% जो है टारगेट अभी भी अचीव करना बाकी है। अब ये देखिए उन्हीं की बातों को कैसे जबरदस्त तरीके से इन्होंने जो है उसको धज्जे उड़ाते हुए यूज किया कि जब आप कह रहे हो कि 33% और जो टारगेट है अभी बचा है आपका, तो क्या 33% जो टारगेट आप पूरा नहीं कर पा रहे हो आपके अनुसार,
तो वो बेचारे 33% जब तक आप टारगेट नहीं पूरा कर पा रहे, यदि आप ढीले चल रहे हो, धीमे चल रहे हो, तो तब तक वो अपनी जीविका ना कमाए। ये कितना बढ़िया, मतलब वो ये कह नहीं रहे कि ये आपको करना है, लेकिन अगर आप टारगेट पूरा करने की बात कर रहे हो तो जब तक आपका टारगेट 100% नहीं पूरा हो जाता है तब तक वो बेचारे क्या करेंगे। यदि आपके पास वैक्सीनेशन की कमी है, किसी भी चीज की कमी है, तो उन बेचारों का क्या दोष है इसमें। तो ये बहुत अच्छी तरह से इनकी जो है बाह मरोड़ी कोर्ट ने। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कहते हैं वो कुछ सामान खरीदने जाएगा, कोई फूड स्टफ लेने जाएगा, मेडिसिन लेने जाएगा, किसी बीमार के देखभाल के लिए, अपने रिश्तेदार या मित्र की देखभाल के लिए जाएगा, तो उसमें क्या किया जाएगा कि ये क्लोज उनको एक तरह से हाउस अरेस्ट के अंदर रखता है। एक तरह से ये एक तरह से हाउस अरेस्ट हो गया, जो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है भारतीय संविधान के। तो ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात लिखी कि ये जो आर्टिकल, ये जो हाउस अरेस्ट का जो अधिकार है, ये आपको किसने दे दिया। एक तरह से अनकहा हाउस अरेस्ट है ये। तो ये इन्होंने साफ साफ इसमें बताया कि तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हो, ये भेदभाव जो आप कर रहे हो, ये एक तरह से मनमाना है, ये कोई कानून नहीं है। तो ये जो भेदभाव के कारण जो है आपका जो क्लॉज है, इसको हम मनमाना मानेंगे, ये आपकी मनमानी कर रहे हो आप। ये इसमें साफ साफ क्लॉज 5(2) इज आर्बिटरी। सो आर्बिटरी मीन्स कि मनमाना आप काम कुछ कर रहे हो। तो एसओपी जो है जब आप कह रहे, फिर उन्होंने एक बड़ा और बढ़िया पॉइंट निकाला, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेघालय जो है, मेघालय का जो जजमेंट है उसमें जो बातें थी वो बड़ी मोटी मोटी बातें थी, गहरी बातें थी, लेकिन इसमें जिस तरह से इन्होंने एक एक बात को पकड़ के उनके कान मरोड़े हैं सरकार के, वो बड़ा देखने लायक, सुनने लायक बात है। जब उन्होंने कहा कि जब एसओपी जो है वो ये कहती है कि सभी लोग अपना मुंह ढककर रखें और अपना कोविड प्रोटोकॉल जो है उसका पालन करें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो सारे के सारे अगर कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में भेदभाव क्यों कर रहे हो आप, वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड लोगों के बीच में। तो ये जो कोविड, जब आप कह रहे हो कि कोविड प्रोटोकॉल से सुरक्षा हो जाती है कोरोना से, तो वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड के बीच में फर्क क्या करने की जरूरत है फिर। तो ये भी देखिए कितनी मतलब डीप, आप सोच के देखिए ना कि यदि मैं मास्क पहन रहा हूं, यदि मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा हूं, तो और अगर आप कहते हो कि ये वायरस को रोकने में इफेक्टिव है, वायरस इससे रुक जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके कोरोना से बच सकता हूं। तो यदि मैं बच सकता हूं तो फिर मेरे वैक्सीन लगने और ना लगने से क्यों फर्क पड़ना चाहिए। ये देखिए कितना बढ़िया इन्होंने इसको पॉइंट को निकाला है। तो ये इन्होंने पॉइंट निकाल के लाया, और ये आप लोगों के लिए भी इसमें बहुत कुछ सोचने के लिए पॉइंट निकल के आएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपका जो क्लोज 6 और 6 का क्लोज 6 का फर्स्ट पार्ट और 5th पार्ट जो है, उसमें वो जो भेदभाव है वो एक तरह से जो वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड को जीविका कमाने के अधिकार से रोकता है। ये अपने आप में जो है बहुत ही गलत एक आप उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो कि देयर इज नथिंग टू शो दैट वैक्सीनेटेड पर्सन कैन नॉट बी इन्फेक्टेड विद द कोरोना वायरस। खैर अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसमें ये कहते हैं कि वैक्सीनेटेड जो व्यक्ति है वो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट नहीं हो सकता, और दैट दे कैन नॉट बी स्प्रेडर्स। और ये भी कहा कि वो कोरोना वायरस नहीं फैला सकते, ये भी देखने के लिए कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। देयर इज नथिंग टू शो। सो इसका मतलब ये हुआ कि यदि वैक्सीनेटेड लग भी गया है, वैक्सीनेशन लग चुका है किसी व्यक्ति को, तो ना तो उसको ये गारंटी मिल रही है कि वो कोरोना से बच जाएगा, ना ये गारंटी दी जा रही है कि वो कोरोना नहीं फैलाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वैक्सीनेटेड व्यक्ति और बिना वैक्सीन लगा हुआ व्यक्ति अगर अपना फेस मास्क से कवर कर रहे हैं और कोविड बिहेवियर प्रोटोकॉल्स का फॉलो कर रहा है जो स्टेट ने लागू किए हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन का कोई, भेदभाव का कोई कारण होना ही नहीं चाहिए, भेदभाव का कोई आधार होना ही नहीं चाहिए। तो भेदभाव का कोई आधार नहीं है, तो फिर आप जब है कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करके फिर इन सबको आपको ये दुकान खोलने के लिए बिल्कुल भी आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगनी चाहिए। अभी एक इसमें पिछला था कि इवन स्टेट से एग्जिट करने के लिए भी परमिट की जरूरत, स्टेट एग्जिट परमिट के लिए भी इन्होंने डाल दिया है, तो वो भी मना कर दिया इन्होंने कि ये नहीं चलेगा, ये गलत है बिल्कुल। अब इसके बाद इन्होंने एक और पॉइंट इसमें डाला है कि इट हैज बीन ब्रॉट टू आवर नोटिस दैट इवन
persons who have been vaccinated can still be affected. अब ये बहुत जबरदस्त एक पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी, कि it has been brought to our notice that even persons who have been vaccinated can be infected with COVID virus. ये हमें नोटिस में लाया गया है कि जो लोगों को वैक्सीन लग चुका है वो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि वैक्सीनेटेड व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव है, दैट वैक्सीनेटेड व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव है कैन ऑल्सो स्प्रेड द वायरस टू अदर्स। कि अगर वैक्सीनेटेड हो गया है और कोरोना पॉजिटिव आ गया है तो वो भी दूसरों को वायरस फैला सकता है। सो इट इज नॉट द केस ऑफ स्टेट रिस्पोंडेंट्स दैट द वैक्सीनेटेड पर्सन्स कैन नॉट बी इन्फेक्टेड विद कोविड वायरस। तो ये इन्होंने कहा है कि जो वैक्सीनेटेड व्यक्ति जो है वो स्प्रेड भी नहीं करेगा और कोरोना वायरस होगा भी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। Thus, even a vaccinated infected COVID person can be a super spreader. ये भी हमने बहुत पहले बात बोल दी थी कि सुपर स्प्रेडर्स वाली बात की, जो वैक्सीन लग चुके हैं। तो thus even a vaccinated infected COVID person कि वैक्सीन लग चुका है और इन्फेक्टेड भी हो गया है वो कोरोना से, वो भी सुपर स्प्रेडर बन सकता है। सो इफ, ध्यान से सुनिएगा, इफ वैक्सीनेटेड एंड अनवैक्सीनेटेड पर्सन कैन बी इन्फेक्टेड बाय द कोविड वायरस। कहते हैं अगर वैक्सीन लगा हुआ व्यक्ति और बिना वैक्सीन लगा हुआ व्यक्ति, ये दोनों यदि कोरोना से इन्फेक्ट हो सकते हैं और दोनों यदि फैला सकते हैं, तो जो रेस्ट्रिक्शन जो केवल बिना वैक्सीन लगे हुए लोगों पे लगी है, वो एक तरह से उनकी जीविका ना कमाने देना, उनको घरों से ना निकलने देना, उनको जरूरी सामान ना लेने देने का, ये पूरा के पूरे तरह से अनजस्टिफाइड है। इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये अकारण है, ग्रॉसली अनरीजनेबल है और मनमाना है ये पूरा का पूरा। तो आप समझे इस बात को, जो कहने का ये क्या कह रहे, यदि वैक्सीनेटेड व्यक्ति और अनवैक्सीनेटेड व्यक्ति ये दोनों के दोनों इन्फेक्ट हो सकते हैं और फैला सकते हैं, तो फिर दोनों के बीच में डिफरेंस करने की क्या जरूरत है? फिर तो वो व्यक्ति और उस व्यक्ति के अंदर वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड पर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो आप समझिए कितना बढ़िया इन्होंने पॉइंट निकाला है कि ये भेदभाव जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, थोड़ी देर चुप रहो। द सबमिशन सो ये इन्होंने मुख्य रूप से ये आ गया कि जस्टिफिकेशन इनका ये हो गया है। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर तुम्हारा टारगेट पॉपुलेशन को वैक्सीन करने का अचीवमेंट करने का काफी महीने लगने वाले हैं, सो इन दैट केस जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं वो अपनी जीविका, अपने घर से बाहर निकलने का राइट, फ्रीडम का राइट, जो आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का 21 जो अनुच्छेद है, उसके अनुसार जो है उनके वो सारे राइट्स को जो है वो उल्लंघन करता है। तो वो आपकी गलती के कारण यदि आप टाइम पे पूरा नहीं कर पा रहे हो तो वो उनकी गलती नहीं है। और इसके लिए ये भी है कि आप ये कह रहे हो कि अबव मेंशन्ड क्लॉज ये कह रहा है कि ऑल इंडिविजुअल्स शुड बी वैक्सीनेटेड, मतलब जितने भी एलिजिबल लोग हैं उनको वैक्सीन करने का आपने टारगेट बनाया हुआ है। तो एक तरह से ये इस तरह का एक निर्णय आप दे रहे हो, एक तरह से इस तरह का भ्रम पैदा कर रहा है कि इंडिविजुअल जो है वैक्सीन से ऑप्ट आउट करने का, मतलब उसको वैक्सीन ना लगवाने का जो है निर्णय जो है उसके पास अधिकार है ही नहीं। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि जो एलिजिबल लोग हैं उनको वैक्सीन लगवाना ही है, तो मतलब उसको वो वैक्सीन वॉलंटरी नहीं, आपने उसे कंपलसरी कर दिया है एक तरह से। तो ये भी जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये भी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। फिर इसमें मेघालय हाई कोर्ट का जो है वो जो डिसीजन था उसको भी इसका रेफरेंस इसमें दिया गया है। इसमें एक चीज और है कि सो इसमें द फैक्ट दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैज नॉट अचीव्ड इट्स टारगेट, ये cannot debar unvaccinated person from being employed in shops की ड्राइविंग, कमर्शियल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स या शॉप पे एम्प्लॉय के रूप में रखने में, इन सब के लिए आप जो है वो रोक नहीं लगा सकते हो, ये इन्होंने साफ साफ इसमें बोला है। अब विद रिगार्ड ऑफ कंटेंशन लर्नड, ये इन्होंने कहा जो आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात कर रहे हो, फिर उन्होंने अच्छा इन्होंने पॉइंट निकाला कि आप ये कह रहे हो कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिटीजन्स के, नागरिकों के, हम उनको कर्टेल कर सकते हैं, हम उनके ऊपर रोक लगा सकते हैं अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट
ये भी बहुत कई लोगों को पॉइंट ये मुझसे पूछते थे कि भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, फिर तो कुछ जो है हो ही नहीं सकता है, फिर तो जो मर्जी करेंगे। तो इसमें बड़ा अच्छा इन्होंने कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसको अब वो एक्ट आगे से हम इसको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पूरा नहीं बोलेंगे, हम एक्ट बोलेंगे इसको, उसके फंडामेंटल राइट्स पे रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, ये आपने कहा। तो उन्होंने कहा कि बाय द वे ऑफ एसओपी द सेम इज ओवर कंसिडर्ड इज नॉट क्लियरली सस्टेनेबल। कहते हैं ये हम इसको जो है ये सस्टेन नहीं करता है, कि ये जो है हम इसको लागू नहीं होने दे सकते हैं, कि आर्टिकल 19 का उल्लंघन करते हुए हम किसी भी तरह के क्लोज को या एसओपी को जो है वो हम उसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं मान सकते। जो आर्टिकल 19 का उल्लंघन करते हैं, द रेस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी आर्बिट्री ऑफ द नेचर। द रेस्ट्रिक्शन को ऐसा जो भी प्रतिबंध लगता है वो ऐसा कोई मनमाना नहीं लग सकता है, जो आर्टिकल 19 के जो पूरी सीमा है उसके बाहर निकलकर वो काम करे, मतलब उसकी सीमाओं का उल्लंघन करे। ऐसा कोई एसओपी जारी नहीं किया जा सकता है कि जनरल पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसमें नुकसान हो। तो और उन्होंने एक बहुत बढ़िया एक स्ट्रॉन्ग एक सेंटेंस इसमें लिखा है, जिसमें लिखा है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द रेस्ट्रिक्शन की 19 जो अनुच्छेद 19 है हमारा, आर्टिकल 19 है उसके जो संविधान का, उसके अनुसार रेस्ट्रिक्शन एक लॉ की फॉर्म में, लॉ के रूप में लगाने का अधिकार है आपको, नॉट बाय द वे ऑफ एन एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन। मतलब आप जो ये आदेश, एसओपी, सर्कुलर, इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हो डीएम के द्वारा, किसी और के द्वारा, कोई सरकारी अधिकारी के द्वारा या किसी के भी द्वारा, जिस तरह के आप डिसीजंस, इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हो, ये इस तरह से नहीं कर सकते आप। यदि कोई आर्टिकल 19 के अनुसार की सीमाओं को उल्लंघन करता हुआ कोई अगर बनाना भी चाहते हो तो उसका लॉ बना के कर सकते हो आप। तो लॉ अभी तक नहीं बना है इसका, तो ये लॉ नहीं है, इसीलिए आप लोग इस तरह के इंस्ट्रक्शंस जारी नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट दिया है। तो आपके लिए किसी पढ़े लिखों से भिड़ने के लिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें आए हैं, जिनको मैं आपका हिंदी अनुवाद करके मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई छोटा मोटा अगर गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा, लेकिन मैं उसका जो भाव है, मूल वो कहना क्या चाहते हैं, मैं उन बातों का एक ट्रांसलेशन करना चाहता हूँ। क्योंकि लीगल भाषा का ट्रांसलेशन शब्दशः अक्षरशः बिल्कुल 100% परफेक्ट मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरा प्रयास मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आप सभी तक वो बात पहुंच जाए। क्योंकि ज्यादातर अंग्रेजी में होता है, ये दुर्भाग्य हमारा कि हमारे देश के ज्यादातर निर्णय अंग्रेजी में आ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा के तौर पे जो है यदि हम उसको समझ पाएं, और जिन लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं मैं उनके लिए ये करने की प्रयास कर रहा हूँ। There is nothing discernible to show that the act has been made imposing in it. तो इन्होंने कहा है कि ये जो एसओपी सारी हैं ये एक तरह से एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस हैं, जिनको सेक्शन 22 और सेक्शन 24 जो है, जो एक्ट का मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जो सेक्शन है उसके अनुसार इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इट इज नॉट अ लॉ, ठीक है ना, ये कानून नहीं है। तो ये दोबारा से इस बात को साफ और स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि जो एक्ट है उसके अंदर जो सेक्शन 22 और 24 है वो ओनली प्रोवाइड्स फॉर द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी इन द इवेंट ऑफ थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन। तो ये कोई थ्रेटनिंग डिजास्टर की सिचुएशन और उसके तहत ही वो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी को ये पावर्स जो है वो देता है। इट डज नॉट गिव एनी पावर टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी टू इशू इंस्ट्रक्शंस डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल विद रिगार्ड टू द लाइफ टू लिबर्टी। वो कहते हैं कि आपको किसी डिजास्टर के कारण जो है, किसी इवेंट ऐसा है, कोई डिजास्टर है या कोई सिचुएशन है, उसके लिए ऑर्डर को जारी करने की रेस्ट्रिक्शन थोड़ी बहुत लगाने की पावर देता है, लेकिन ये आपको ऐसी पावर बिल्कुल नहीं देता जिसके अंदर आप किसी व्यक्ति के लिबर्टी जो है, स्वतंत्रता को, जीविका को और जीवन को जो है वो आप प्रभावित करो या उसके भेदभाव उसमें करवाने दो, और जिससे कि उनके मूलभूत सिद्धांतों का हनन हो जो संविधान के द्वारा जिनकी प्रोटेक्शन की जाती है। तो ये इसमें साफ साफ बात बोली गई है। तो ये एसओपी जो इन्होंने कहा कि आपने डाली है, जिसमें ये कहा है कि शॉप्स और स्टोर नहीं खुलेंगे, ये खुलेंगे, इसमें और एक बड़ा अच्छा
पॉइंट उन्होंने लिखा है। तो देखिए एक छोटी सी बात को कितने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं लीगल लैंग्वेज में। तो जब अच्छे लोग आ जाते हैं अच्छे काम में, लीगल में अगर फंसाना चाहें तो ये बुरी तरह फंसा सकते हैं, लेकिन जब उसमें से लूप होल निकल के आते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे निकल के आते हैं। इन्होंने कहा कि शॉप खोलना, ट्रांसपोर्ट केमिकल, कमर्शियल व्हीकल वगैरह सब चलाने के लिए वो सब मास्क लगाएंगे, सारे कोविड प्रॉपर जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करेंगे। सो अगर एक बिना वैक्सीन लगा हुआ व्यक्ति यदि सेम नियमों को पालन करता है तो कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। सो किसमें, वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड व्यक्ति के काम में। मतलब वो कह रहे कि वैक्सीन लगाए हुए व्यक्ति और बिना वैक्सीन लगाए हुए व्यक्ति यदि मास्क पहन ले और प्रोटोकॉल को फॉलो करे तो उनके काम में किसी प्रकार की एफिशिएंसी या मतलब काम करने के तरीके में कोई अंतर नहीं आने वाला। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन जो वैक्सीन और बिना वैक्सीन वालों पे लगा रहे हो ये भी पूरी तरह से मनमाना और वो है वो अनरीजनेबल है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ये भी साफ साफ इन्होंने बोला। और तो उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने फिर एंड में डिसीजन ये दिया कि इन द व्यू ऑफ द रीजंस स्टेटेड अबव, ये जो ऊपर हमने कारण दिए वो दलीलें पूरी दी, जज ने बताया, हम जितने भी रिस्ट्रिक्शंस आपने जो ऊपर क्लॉज बताए, क्लॉज 5, 6, 7 इसमें जितने भी लगाए उन सबको हम क्या करते हैं, होल्ड पे रखते हैं, इनको होल्ड किया जाता है, रिस्ट्रिक्शंस को ये लागू नहीं होंगी और इसका पूरा का पूरा निर्णय उसमें दिया गया है। तो ये बहुत बढ़िया इन्होंने एक हमारे लिए जो है ये हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है, इस हाई कोर्ट के निर्णय की पीडीएफ यदि किसी को चाहिए होगी मैं थोड़ी देर में लिंक दे दूंगा, अभी लाइव चल रहा है इसलिए नहीं दे पाऊंगा। तो आप समझिए कि जो हमारी अवेकन इंडिया मूवमेंट की टीम है और जो लीगल के लिए जो अच्छे अच्छे लोग इस देश में हैं वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। बस फर्क ये है कि हम लोग जो है उनका साथ दें, क्योंकि बहुत सारे लोग अब इस जुगत में लग गए हैं कि इनको देश विरोधी घोषित करने, क्योंकि एक फिल्म आने वाली थी नंबी नारायण ऐसे कुछ करके उसकी, उसमें एक डायलॉग होता है, वो कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को का जीवन बर्बाद करना हो तो उसको कुछ मत साबित करो, उसको देशद्रोही साबित कर दो, वो उसका जीवन अपने आप बर्बाद हो जाएगा। तो मैं साथियों आप सब किससे ये कहूंगा कि अवेकन इंडिया मूवमेंट हो या कोई और हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस समय आपसी मतलब इंटरनली मतलब हमारे जो राष्ट्र को समर्पित लोग हैं वही आपस में टांग खिंचाई उन्होंने शुरू कर दी है। तो ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं कि इसमें हर कोई परफेक्ट नहीं होता, कुछ गलतियां पहले किसी से हुई होंगी, नहीं हुई होंगी, लेकिन यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र के लिए इस समय समर्पित होकर कार्य कर रहा है तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कम से कम आप उसका समर्थन ना करें तो विरोध भी ना करें बिना सोचे समझे। केवल YouTube से किसी ने कुछ आरोप लगा दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हमारा मन करता है कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब दें, जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। कोई हमें किसी दूसरे देश का एजेंट बताता है, कोई हमें चीनी एजेंट बता रहा है, कोई कहता है कि आप यहाँ से फंडिंग ले रहे हो, कोई वहां से फंडिंग ले रहे हो। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये लोग जो आरोप लगाते हैं इनका उत्तर दें। तो ये इनका खुद का प्रचार इनको यदि करना है तो हमारे पर कीचड़ उछाल कर ये सोचते हैं कि हम इनको किसी वीडियो में नाम ले लें कि इनका भी कुछ नाम हो जाए कि ये कौन व्यक्ति है जिसका नाम वीरेंद्र भाई ने लिया या अवेकन इंडिया मूवमेंट की टीम ने ले लिया। तो यदि ये लोग चाहते हैं कि हम पर कीचड़ उछाल कर अपना नाम चमकाना चाहते हैं तो भाई मैं आपको मतलब आपके ऊपर दया दृष्टि ही ईश्वर करे, ऐसा मैं करता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। दिन रात जो है PIL फाइल करने का हमारी टीम लगी रहती है। हम लोग अध्ययन करके ये हिंदी अनुवाद करना, एग्रीमेंट्स पढ़ना, ये जजमेंट्स पढ़ना और ना जाने क्या क्या जो है हम अध्ययन करते रहते हैं। तो आप सबसे निवेदन करते हैं कि इसमें कम से कम यदि समर्थन जो हम कहते हैं कि भाई कुछ कंट्रीब्यूशन आप दीजिए मासिक वगैरह, वो सब ये नहीं दे सकते मत दो, हमें नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, काम फिर भी चल जाएगा हमारा, लेकिन कम से कम ये टांग खिंचाई मत करो। क्योंकि ये दुख देती है कि अभी जिन लोगों से हमारी एक तरह से ये चल रहा है लड़ाई एक तरह से षड्यंत्र के खिलाफ, वो लोग तो अभी हमारे पे कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन अपने लोग जो हैं जब खींचातानी करते हैं तो आप मुझे समझ में नहीं आता कि उसके साथ अभी कैसे डील किया जाए। क्योंकि मेरी व्यक्तिगत नेचर ऐसी है कि मैं धज्जे उड़ा देता हूँ। मैं अगर कोई गलत व्यक्ति होता है, प्रदीप दीक्षित को नहीं छोड़ा जब उसने गलत किया ट्रेडमार्क लेकर, जो गलत होगा उसके धज्जे हम जरूर उड़ाएंगे। लेकिन हम कहते हैं कि हर चीज का समय होता है। इस समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस षड्यंत्र से इस देश के लोगों को जागरूक करें। बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे वो नहीं, बात अलग है,
लेकिन हम चाहते हैं षड्यंत्र से किसी तरह से हम लोग कम से कम लोगों को जो है वो प्रभावित होने दें। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से बात हो रही थी, वो बोलते कि हम आप लोग जो है ध्यान भटका रहे हो। उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता मैं, बहुत ज्ञानी है व्यक्ति वो, और लेकिन उसका ज्ञान जो है उसी के विरुद्ध जा रहा है, नाम नहीं लूंगा मैं। वो व्यक्ति ये कहता है कि आप लोगों ने कुछ दिन जो है ये सारा ध्यान लॉकडाउन का विरोध होने पे होना चाहिए था, लेकिन आप लोग जो है कोरोना बीमारी ही नहीं है या नहीं, इस पे लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर दिया। तो मैंने उसको बोला कि आप इसको षड्यंत्र समझते हो या नहीं समझते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये तो गोलमोल जवाब देने लगे। मैंने कहा आप कहते लोग तो मरे हैं ना इतने। मैं कहा देखो बात सुनो, मीडिया के द्वारा जो पूरा का पूरा भ्रम जाल फैलाया गया पूरा का पूरा, उस मीडिया के डर के कारण बहुत सारे लोग जो है वो हॉस्पिटल की तरफ भागे, अपने बच्चों को इन्फेक्ट ना होने दे कि थोड़ा बुखार होते ही उनको लगा कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है, हॉस्पिटल की तरफ भागे। तो हॉस्पिटल की तरफ भगाने के लिए प्रेरित कर दिया मीडिया की सहायता से सरकार ने। और हॉस्पिटलों के चंगुल में फंसते ही जो प्रोटोकॉल डिजाइन किए गए, तो वहां पर भी प्रोटोकॉल रूपी एक जाल तंत्र तैयार बैठा था, जिन प्रोटोकॉल्स को आज ये कह रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरोकिन और है, आइवरमेक्ट, ये रेमडेसिविर है, स्टेरॉइड्स हैं, या सीटी स्कैन है, ये सब जो प्रोटोकॉल बनाए गए, ये सब प्रोटोकॉल में फंसकर लोग मरे। तो ये जो कई प्रकार के कई लेवल कई लेयर्स के जो षड्यंत्र रखे गए कि यहाँ से घर से निकल के अगर हॉस्पिटल चले गए तो वहां पर वो तैयार बैठे थे आपके जान लेने के लिए। तो ये जो पूरा षड्यंत्र चला, इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ भयंकर हुई है। और ये जब अभी WHO की जो हेड है भारत की, सौम्या स्वामीनाथन, अब इन सब लोगों के ऊपर जब केस अभी लीगल नोटिस जाने शुरू हुए हैं, इनको जब केस जो है मास मर्डर करने की वजह से, कि इन्होंने जो नीति निर्देश जारी किए, इन्होंने जो दिशा निर्देश जारी किए, उन दिशा निर्देशों की वजह से लोगों की जान गई। तो उन सब के खिलाफ जो है वो लीगल नोटिस और उनको कटघरे में जब खड़ा किया जाएगा तो इनको मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। और जो इनके आका हैं, जो आप समझ पता है कि कौन है, वो सब आका और उनके जो प्यादे हमारे देश में नेताओं के रूप में हैं, उन सबको कहीं भागने की जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। उस प्रयास में सफल असफल होना हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है, हम प्रयास लेकिन जबरदस्त करने वाले हैं। तो इसीलिए आप सबसे एक निवेदन है कि आप सभी आने वाले कुछ इस जुलाई में हम लोग कुछ एक जो है शांतिपूर्ण कुछ जागृति कार्यक्रम जो है करने वाले हैं दिल्ली में, मुंबई में। उसकी दिनांक समय जो है जल्दी हम जारी कर देंगे। आप सभी वहां पर आइए, बड़ी संख्या में आइए, परिवारों को लेकर आइए, अपने बच्चों को, पत्नियों को लेकर आइए, जिससे कि वहां पर किसी प्रकार का कोई ऐसा ना लगे कि हम कोई सरकार विरोधी कार्य कर रहे हैं, हम एक जागृति का कार्य कर रहे हैं। तो आपस में परिचय होना जरूरी है। तो हम चाहेंगे कि आप सभी इसमें शामिल हों और आप सभी अपना सहयोग बनाए रखिए। जो आप जिस प्रकार का भी सहयोग दे रहे हैं देते रहिए। इस वीडियो को भी अभी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और मैं आपको बताता हूं कि हिम्मत आप ये मत समझिए मेरे पास फोन बहुत आते हैं, वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम तो अकेले हैं। हिम्मत एक अकेले व्यक्ति से शुरू होगी। आप हिम्मत दिखाएंगे, जरूरी नहीं कि आपके पीछे कोई संस्था खड़ी हो या कोई ग्रुप खड़ा हो, कोई संगठन खड़ा हो, तभी आप हिम्मत दिखाएंगे। नहीं, हिम्मत अकेले व्यक्ति से शुरू होती है। हमने भी हिम्मत अकेले व्यक्ति के रूप में शुरू की। धीरे धीरे जब आपकी हिम्मत देखकर आपके साथ और हिम्मत वाले लोग जुड़ते हैं, आप में हिम्मत नहीं होगी तो हिम्मत वाले लोग नहीं जुड़ेंगे आपके साथ। तो अपनी हिम्मत दिखाइए। जो हमने हथियार आपको दिए हैं, जो लेटर टू अथॉरिटी दिए हैं, मेघालय हाईकोर्ट का डिसीजन है उसका हिंदी अनुवाद किया, अब गुवाहाटी हाईकोर्ट का अनुवाद हमने आपको करके दिया है। और भी किसी प्रकार का कोई सहयोग अभी हम लेटर टू अथॉरिटी हिंदी में अगर हो पाया, जल्दी हम उसे करने का प्रयास करेंगे। आपकी भी नज़र में कोई प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हो तो हमें ज़रूर सूचित करिए, जिससे कि इस कार्य को जो है जल्दी किया जा सके। क्योंकि सेवा के रूप में करने वाले लोगों के द्वारा ये काम नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा उसमें धन लगेगा, ठीक है। तो धन के रूप में भी आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन कोई प्रोफेशनल ट्रांसलेटर अनुवाद करने वाला, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी करने वाला हो तो हमें ज़रूर सूचित करिए, तो ये काम थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। तो इसी के साथ इस जानकारी को आप सबने सुना और आप सब तक आगे तक पहुंचाइए। ये वीडियो जो है किसी प्रकार से यूट्यूब पे डलेगा या फेसबुक पे डलेगा, किसी प्रकार की कोई मोनेटाइजेशन पैसा कमाने का इससे हमने सब ऑफ कर दिया है। आप कहीं भी इसको अपलोड करिए, आप बिल्कुल फ्री हैं। हर जगह आप इसे भेज सकते हैं, अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं, अपने फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई कॉपीराइट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप निसंकोच उसको करें।
आप लेटर तो अथॉरिटी जो हमने शुरू में बताया उसको भी पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर संपर्क करिए। वंदे मातरम, जय गौ माता।